नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे आज का विचार या सुविचार, ठीक है? तो आज का विचार ये रहा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सच को कहने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है ना। सच तो सच होता है, हमेशा कहने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सच होता है, ठीक है ना? वही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जो बदलता है फिर वो सच नहीं होता। तो ये इसका तात्पर्य था और ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा वीडियो रहेगा कक्षा 8 विज्ञान का। पाठ का नाम है घर्षण। इसके पार्ट 12 के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे जो पाठ के पीछे है, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा समय गवाए बिना। पहला प्रश्न आपके था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके अंदर क है घर्षण एक दूसरे के संपर्क में की दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच का विरोध करता है। तो किसका विरोध करता है? देखते हैं इस उत्तर क का। गति का विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? ठीक है, खेम हो जाएगा घर्षण पृष्ठों के रिक्त स्थान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है देखते हैं। तो खेम हो जाएगा चिकनेपन पर निर्भर करता है। गैह घर्षण से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होती है? तो गैम हो जाएगी उष्मा घर्षण से उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा कम हो जाता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से रिक्त स्थान होता है। कम होता है या ज्यादा होता है? इसका आंसर होगा कम होता है। तो ये था पहले इसके रिक्त स्थान हो गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान है कि चार बच्चों को लौटने की स्थैतिक और क्या है सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है ना। ये चार बच्चे हैं, उनको क्या लौटने स्थितिक और घर्षण सर्पी घर्षण इनको घटते क्रम में रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन है आपके पास, तो इसका उत्तर हो जाएगा गे। सबसे पहले स्थितिक, फिर सर्पी और फिर लौटनिक। ये घर्षण बलों का घटता क्रम है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा घर्षण बल का बढ़ता क्रम है। की बार क्या बढ़ता क्रम बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा वो देखते हैं। घटता भी पूछा जा सकता है, बढ़ता भी पूछा जा सकता है, कैसे भी। तो गे हो जाएगा इसके अंदर। घर्षण का बढ़ता क्रम सबसे पहले तौलिया, उसके बाद समाचार पत्र पर होगा, फिर संगमरमर का सूखा फर्श फर्श और संगमरमर का गीला फर्श। तो इस तरह ये हो जाएगा घर्षण का बढ़ता क्रम, ठीक है। 3 प्रश्न कर लिया हमने। चौथा प्रश्न देखते हैं कि मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, ठीक है ना। आप जिस डेस्क पर क्लास में बैठते हैं उस पर रखी कोई किताब या पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ करती है। इस स्थिति पर घर्षण बल की दिशा ज्ञात करें, ठीक है ना। ठीक है ना, एक टेबल है, एक संदूक अभी आ जाएगी, ठीक है ना। वो डेस्क अभी चित्र भी दिखा दूंगा। तो यदि हम डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं और उस पर रखी पुस्तक को नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। अगर पुस्तक नीचे की ओर है तो उसकी घर्षण बल की दिशा क्या होगी? ऊपर की होगी। देखिए जैसे एक टेबल है, इसको मैंने झुकाया इधर, ठीक है, ये ऐसे झुकाया, तो किताब ये नीचे जा रही है। और जो फ्रैक्शन फोर्स यानी बुक मूविंग डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ किताब जा रही है, ये रही बुक, ये रही टेबल। और फ्रैक्शन फोर्स यानी घर्षण बल है वो इसके ऊपर की ओर लगेगा। जिस दिशा में यानी जिस साइड बुक जा रही है उसके उल्टा लगेगा, यानी ये नीचे तो ये ऊपर, ठीक है। तो घर्षण की दिशा क्या होगी? ऊपर की ओर होगी, ठीक है। आगे चले फिर। अगला प्रश्न है 5वां। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपको चलना आसान हो गया कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो यदि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाती है तो इस गीले फर्श पर चलना क्या होगा? कठिन होगा ना, मुश्किल होगा, क्योंकि चिकने पृष्ठों में बहुत सारी अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितता एक दूसरे के भीतर क्या है? धस जाती है। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर गति करने का प्रयास करते हैं तो कुछ कुछ ही बल लगाना पड़ता है। चूंकि घर्षण बल कम होता है इसलिए फिसलने की संभावना ज्यादा ज्यादा हो जाती है ना। यहाँ पर क्या है, चिकने संगमरमर के पृष्ठ पर हमने क्या साबुन का पानी डाला तो उसमें क्या है, चिकनापन बढ़ गया, घर्षण बल कम हो गया, तो फिसलने के चांस ज्यादा है, इसलिए चलना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। क्या खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। खिलाड़ी है वो की आएगा यहाँ पर, ठीक है। कौन ये की है? कीलदार जूते या स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बल बढ़ सके, जिससे बार बार खेलने का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं। यानी इससे क्या घर्षण बल बढ़ेगा और बार बार खेल का प्रैक्टिस करेंगे उससे जूते घिसेंगे नहीं और खेल के मैदान के द्वारा खिलाड़ी फिसले नहीं, ठीक है। एक तो जूते घिसेंगे नहीं, इससे क्या खिलाड़ी खेल के मैदान में फिसलेंगे नहीं, ठीक है। और ताकि घर्षण बल भी बढ़ सके, तो इसलिए क्या है स्पाइक्स वाले जूते
पहनते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। सीमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्यों करेगी? क्योंकि घर्षण बल हमेशा क्या आरोपित बल का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? जो बल हम लगाते हैं उसका विरोध करता है, और लगाया बल जितना अधिक होगा उतना ही घर्षण बल ज्यादा होगा। चूंकि भारी पेटी का धकेलने के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होती है, इसलिए उस पर घर्षण बल अधिक लगेगा। तो सीमा अधिक घर्षण बल अनुभव क्यों करेगी? क्योंकि इकबाल क्या कर रहा है यहाँ पर, हल्की पेटी का पेटी का को घिस रहा है, ठीक है, धकेल रहा है, जबकि सीमा क्या है, भारी। तो ज्यादा घर्षण बल कौन अनुभव करेगा? जिसकी पेटी भारी होगी, पेटी का भारी होगी, वही अनुभव करेगी, है ना, सीमा। अगला प्रश्न देखें फिर, यह रहा 8वां प्रश्न। व्याख्या कीजिए, सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है और क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वह जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कुछ कम होता है। और उदाहरण के लिए किसी बॉक्स की गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर था। अब आगे चलें फिर। 9वां प्रश्न है कि वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों, ही काफी मोस्ट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, 8वीं बोर्ड में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम आ सकता है, अर्धवार्षिक आ सकता है, वैसे सारे मोस्ट, लेकिन ये मोस्ट है। ये ऐसे भी आ सकता है कि घर्षण किस प्रकार है ना हानिकारक है और किस प्रकार लाभदायक है, या आ सकता है किस प्रकार घर्षण लाभदायक है या हानिकारक है, बताइए। तो कैसे ये प्रश्न आ सकता है? लाभदायक बातें पूछी जा सकती है, हानिकारक पूछी जा सकती है, दोनों पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये मित्र शत्रु रूप में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो घर्षण शत्रु है ना, घर्षण के हानिकारक प्रभाव क्या होता है वो हम बताते हैं। तो इसके हानिकारक प्रभाव ये रहे, घर्षण के कारण वस्तुएं क्या है, घिस जाती है, और घर्षण से अत्यधिक उष्मा है वो नष्ट होती है, ठीक है। ये दो घर्षण के नुकसान है। अब घर्षण मित्र है यानी अनिवार्य, घर्षण अनिवार्य क्यों है? घर्षण के फायदे क्या है? यदि घर्षण ना हो तो चलना नामुमकिन होता है ना, जमीन पर या सड़क पर किसी भी पैरों से चले तो हमारी चप्पलें घिसती है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाते। यदि घर्षण ना हो तो लिखना नामुमकिन। अब देखो जैसे मैं पेन चला रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये जो मेरा पेन है वो स्क्रीन पर घिस रहा है, इसलिए चलाना ईजी है, अन्यथा नामुमकिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। यदि घर्षण ना हो तो गतिमान वस्तु को रोकना असंभव है ना, कोई चल रही है उसको रोकेंगे क्या? उसको रोकेंगे तभी रोकेंगे जब है ना कि घर्षण होगा, ठीक है। यदि घर्षण ना हो तो भवन निर्माण भी नहीं होगा, घर्षण होगा तभी भवन निर्माण होगा, ठीक है। तो ये कुछ थे मित्र या शत्रु, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आ सकता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में आ सकता है, 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसका विशेष तौर पर। अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष आकृति क्यों बनाते हैं? ये भी मोस्ट है, सारे मोस्ट होते हैं वैसे, लेकिन वो पिछले वाला ज़्यादा मोस्ट था। तो जब वस्तुएं तरल में गति करती है, ठीक है, तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनको ऊर्जा क्षय होती है, तो घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। यानी कोई जहाज आदि है, उनकी आकृति क्या विशिष्ट होती है? विशिष्ट इसलिए होती है ताकि वो तरल या पानी में चले ना, तो घर्षण है, घर्षण पर कंट्रोल किया जा सके, कंट्रोल होगा तभी उसकी जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है वो कम होगा, इसलिए क्या उनकी विशेष आकृति होती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तरल यानी पानी में गति करती है, जैसे 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 वस्तु है, जैसे कि मान लो जहाज है, पानी तरल में गति करती है, तो उनको घर्षण बल है उन पर कंट्रोल होना जरूरी है ताकि उनकी ऊर्जा क्षय कम हो, ताकि घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। जैसे जल में तैरने वाली विशेष वस्तु, जैसे वापस जहाज का उदाहरण ले सकते हैं, ताकि तरल में घर्षण पर कंट्रोल पाया जा सके और ऊर्जा की हानि कम हो, है ना। ऊर्जा की हानि रोकनी हमें, इसलिए क्या हमें घर्षण पर कंट्रोल पाना जरूरी है, या तभी संभव होगा कि उनकी जो आकृति है वो विशिष्ट होती है, ठीक है। इसी के साथ आपके आप ये क्या है, पार्ट है, कंप्लीट हो गया। प्रश्न उत्तर 10 तय करा दिए, द एंड हो गया। इसी के साथ वीडियो लगा के साथ बताना जरूर।